एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रोलॉजी तीन पार्ट में है एक्चुअली। ज्योतिष शास्त्र की जो रचना हुई है ना, वो तीन हिस्सों में हुई है, तीन अलग अलग हिस्सों में, जिनमें से एक को बोलते हैं संहिता। जैसे आपने नाम सुना होगा, भृगु संहिता, रावण संहिता। भृगु संहिता भृगु ऋषि ने लिखी थी। रावण संहिता रावण ने लिखी थी। जैसे रावण बहुत बड़े ज्योतिषी थे, प्रकांड पंडित कहे जाते हैं। वो ज्योतिष शास्त्र का उन्हें बहुत ज्ञान था। उन्होंने भी एक ग्रंथ की रचना की थी जिसको रावण संहिता बोलते हैं। तो ज्योतिष तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक है संहिता, एक है सिद्धांत, और एक है होरा। संहिता, सिद्धांत और होरा। उसमें से जो आम जन के लिए जो हम ज्योतिष करते हैं या हम जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो होरा शास्त्र कहलाती है। होरा शास्त्र कहलाती है, जिसको हम जन्म कुंडली कहते हैं, कि ग्रहों का, नक्षत्रों का, इन सब का अवतरण कैसे हुआ। तो पराशर ऋषि जो है, पराशर ऋषि, ये एक्चुअली बृहद पराशर होरा शास्त्र जो है, ये पराशर ऋषि और उनके जो शिष्य हैं मैत्रेयी, उनके बीच का एक कन्वर्सेशन है। जो पूरी बृहद पराशर होरा शास्त्र जो बुक है, जिसमें जो पूरी लिखी हुई है, ठीक है, तो वो पराशर ऋषि और उनके जो शिष्य है, मैंने कहा मैत्रेयी, उनके बीच का एक कन्वर्सेशन है। मैत्रेयी क्वेश्चन करते हैं पराशर ऋषि से, और पराशर ऋषि उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। ठीक है। तो अब जैसे आप लोगों को पता है कि उस जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे, वो बहुत ही छोटी सी लाइन में बहुत बड़ी बात बोल दिया करते थे। यानी कि वो दो या तीन लाइनों का एक श्लोक होता था, और उस श्लोक में बहुत कुछ कोडेड फॉर्म में होता था। बस उसी को हमें डिकोड करना है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ठीक है। चार लाइन का एक श्लोक, लेकिन उस श्लोक में उन्होंने जो चीज बता दी, वो क्या बता दी, हमको उसे डिकोड करना है। ठीक है। तो देखिए, आज की पहली क्लास है, फंडामेंटल क्लास है, स्टार्टिंग है। तो मैं इसको उसी फॉर्म में स्टार्ट करूंगा। मैंने कहा कि ये एक्चुअली जो पराशर ऋषि है, पराशर ऋषि से बड़ा तत्वज्ञानी मुझे नहीं लगता कि कोई था। तत्वज्ञानी का मतलब क्या है? जिन्हें तत्वों की पहचान है, जिन्हें तत्वों की पहचान है। तो जैसे ही हम बृहद पराशर होरा शास्त्र को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो मैत्रेयी सबसे पहले ही प्रश्न करते हैं ऋषि पराशर से कि सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, और इन सब चीजों पर अन्य ग्रहों का, नक्षत्रों का, इन सब का प्रभाव कैसे पड़ता है, या हम पर कैसे प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप जानते होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की एक चीज होती है, गुरुत्वाकर्षण बल नाम की एक चीज होती है ना। और उसको हम साइंस में एक फॉर्मूले से, एफ इज इक्वल्स टू जी m1m2/r², इस फॉर्मूले से हम ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालते हैं। एंड एज वी नो दैट कि अर्थ से सराउंडिंग में जितने भी प्लानिट हैं, उन सभी प्लानिट का फोर्स अर्थ पे अप्लाई होगा साइंटिफिकली अगर हम देखें तो। अब देखिए, जैसे ये जो फोर्स है फिजिकल्स टू जी m1m2/r², ये दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो प्लानिट के मास पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा उस प्लानिट की डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि अर्थ से कितनी डिस्टेंस है। तो अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट जो प्लानिट है वो है चंद्रमा, यानी कि मून। तो मून का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है अर्थ के ऊपर। ठीक है। लेकिन इतना भी फोर्स नहीं लगता है कि मून और अर्थ एक दूसरे के टकरा जाए। लेकिन मून के उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सरफेस का पानी है, अर्थ के सरफेस का पानी है, ठीक है, उसके अंदर वाइब्रेशंस आते हैं, जिसको हम बोलते हैं ज्वार भाटा है। ठीक है। अप एंड डाउन वेव्स जाती है। उसके बाद में जितने भी प्लैनेट्स हैं, अब जैसे मैं पराशर ऋषि क्या कहते हैं कि प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति हुई है, या इस सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है, वो किससे हुई है? वो सूर्य से हुई है। अब जैसे हमारे लिए हमारा सूर्य क्या है, वैसे सूर्य क्या है? एक नक्षत्र कहलाएगा। लेकिन हम सूर्य को एक ग्रह के रूप में देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका भी एक फोर्स हमारी अर्थ के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है ना। तो जितने भी प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड मूव कर रहे हैं, उन सभी का एक फोर्स तो अर्थ पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले जैसे पराशर ऋषि क्या कहते हैं कि सभी जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उन्होंने कहा सूर्य से इन सभी की उत्पत्ति हुई है। यानी सूर्य से ही सारे प्लैनेट निकले, और सूर्य की ही जो एनर्जी होती है, या सूर्य की ही जो रश्मियां होती है, उन्हीं से हर प्रकार के जीव की उत्पत्ति हुई है। जो भी सजीव है, वो भले फिर मनुष्य हो, वो पशु हो, वो पक्षी हो, या वो पेड़ हो, सभी में सूर्य का तत्व क्या है? विद्यमान है। तो जो नौ ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये तो विजिबल प्लैनेट है। लेकिन इनके अलावा दो जो प्लैनेट है, राहु और केतु, जिनको हम शेडो प्लैनेट कहते हैं,
जब हम ग्रहों को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम हर ग्रह की सिग्निफिकेंसेस को स्टडी करेंगे, और ऑब्वियसली राहु एंड केतु को हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे कि एक्चुअली राहु एंड केतु क्या होते हैं। ठीक है, तो जो हमें ग्रह दिखाई देते हैं ये 7 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु और शनि। ठीक है, इनके अलावा भी 3 प्लैनेट होते हैं, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, लेकिन उनका डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि पराशर ऋषि ने उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया कि अर्थ के ऊपर उनका भी कोई इफेक्ट होगा। तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र में हम देखें तो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, इन 3 ग्रहों को, जिनको हिंदी में हम अरुण, वरुण और यम बोलते हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन हम फर्दर साइंसेस में अगर जाएंगे, यानी कि इसके बाद की एस्ट्रोलॉजी में अगर हम जाएंगे, तो हमें यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के इफेक्ट भी एस्ट्रोलॉजी में देखने को मिलेंगे। वो भी हम अपने एडवांस कोर्स में सीखेंगे कि उसमें क्या होता है, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो का इफेक्ट हमारी कुंडली में क्या होता है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन अपनी कुंडली निकालेंगे तो उसमें आपको यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो भी दिखाई देंगे, बट हम जो अभी वैदिक ज्योतिष पढ़ रहे हैं उसमें यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो इंक्लूड नहीं है। तो जो रेस्ट ऑफ द 9 प्लैनेट्स हैं हम उनको लेकर के स्टडी करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जैसे कि कहते हैं कि सूर्य से ही इन सब का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, यानी सूर्य का जो तत्व है वो इन सभी में विद्यमान है। तो सबसे पहले पराशर ऋषि ने आप, हाँ, हर एक प्लानिट को, हर एक प्लानिट को वर्ण में डिवाइड किया। अब जैसे वर्ण क्या होता है तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी पुराने जमाने से चली आ रही है प्रथा, उसमें जातियां नहीं होती थी, उसमें सिर्फ वर्ण होते थे। 4 तरह के वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब सबसे पहले इनकी चीजें ये सब क्या होते हैं, तो पराशर ऋषि ने 9 के 9 ग्रहों को भी इन 4 अलग अलग वर्णों में, यानी हर ग्रह को उन्होंने एक वर्ण का सिग्निफिकेंस दिया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। अब पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये ब्राह्मण वर्ण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण वर्ण का मतलब ये है जो ईश्वर की आराधना करे, जो पूजा पाठ करे, जो अपने धर्म का, क्योंकि उस जमाने में तो सिर्फ एक ही धर्म था जो कि सनातन धर्म था, तो हमारे धर्म की शिक्षा देना, ईश्वर की पूजा पाठ करना और शांत रहना, ये ब्राह्मण वर्ण का धर्म था। क्षत्रिय का धर्म क्या था? क्षत्रिय का धर्म था रक्षा करना, अपनी जो देश है, अपना जो क्षेत्र है उसकी रक्षा करना, अगर शत्रु आ रहा है तो उससे लड़ना, ये क्षत्रिय धर्म कहता है। वैश्य धर्म क्या है? वैश्य करता है क्या? बिजनेस। वैश्य जो है वो बिजनेस क्लास है, कि ये बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे और धनार्जन करेंगे। और चौथा जो वर्ण होता है वो शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण क्या रिप्रेजेंट करता है? शूद्र वर्ण सेवक होते हैं, ये सेवा करेंगे। भाई यहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, लेकिन वर्ण के आधार पर सभी के कर्म जो थे वो डिसाइडेड थे। तो पराशर ऋषि ने भी सभी ग्रहों को वर्णों में डिवाइड किया। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको वो आप लिखें कि किन वर्णों में किन ग्रहों को डिवाइड किया हुआ है। जैसे सूर्य और मंगल ये क्षत्रिय वर्ण में आते हैं, इनका वर्ण कौन सा है? क्षत्रिय। अब हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, जो हम अभी पढ़ेंगे, आप जो अभी पढ़ोगे बस वो ही फंडामेंटल है, वो ही फंडामेंटल है और वो ही हर साइंस में लगेगा। आप चाहे भृगुनंदी नाड़ी सीखें बीएनएम, आप चाहे केपी ज्योतिष सीखें, आप चाहे नाड़ी सीखें, ठीक है, या कोई भी और फर्दर साइंस सीखें, लेकिन उसमें फंडामेंटल्स यही अप्लाई होंगे। ठीक है, तो सूर्य और मंगल कौन से वर्ण के हो गए? क्षत्रिय वर्ण के हो गए। चंद्रमा और बुध जो है वो वैश्य वर्ण के हैं। वैश्य यानी बिजनेस क्लास। गुरु और शुक्र ये दोनों ब्राह्मण वर्ण के हैं, क्योंकि दोनों सीनियर प्लैनेट्स हैं। गुरु और शुक्र ब्राह्मण वर्ण में आएंगे, और वहीं शनि शूद्र वर्ण में आएंगे। तो ये 7 प्लैनेट हो गए। सूर्य मंगल क्षत्रिय वर्ण, बुध यानी कि मरकरी और मून चंद्रमा ये वैश्य वर्ण में आ गए, शनि शूद्र वर्ण में आ गए यानी सेवक के रूप में आ गए, और गुरु और शुक्र यानी कि जुपिटर एंड वीनस ये दोनों कौन से वर्ण में आए? ये दोनों ब्राह्मण वर्ण में आ गए। ठीक है, अब बचे कौन? 2 प्लैनेट, राहु और केतु। ये राहु और केतु का जो प्रॉब्लम है ना, ये जब हम राहु और केतु को पढ़ेंगे तभी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि एक्चुअली हम राहु और केतु को किस में लेंगे। हम उनको क्षत्रिय में लेंगे, हम उनको ब्राह्मण में लेंगे, हम उनको वैश्य में लेंगे, या फिर हम उनको शूद्र में लेंगे। ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये जब हम राहु और केतु की क्लास करेंगे ना, ये हम तब डिस्कस करेंगे कि उसको किस में लेना चाहिए। ये आप खुद ही आंसर करोगे कि हमें किस में उसको लेना चाहिए, राहु और केतु को किन वर्णों में लेना चाहिए। तो ये वर्ण के आधार पे प्लैनेट्स का डिसीजन हो गया कि वर्णों के आधार पे किस प्लैनेट का कौन सा चीज है। ठीक है, अब आप
एक बात को जानते होंगे कि इस दुनिया में जो कुछ भी हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, भौतिक रूप में जो कुछ चीजें हैं और अभौतिक रूप में जो कुछ चीजें हैं, ठीक है, तो वो हर चीज केवल 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है, जिनको हम बोलते हैं पंच तत्व। मैंने कहा ना, पराशर ऋषि बहुत बड़े तत्व ज्ञानी थे, तो उन्होंने इतने बड़े ज्योतिष शास्त्र की अगर रचना की ना, तो बहुत सोच समझ के वो रचना की। तो ये सभी 9 प्लैनेट्स भी उन्हीं 5 तत्वों में से किसी तत्व की सिग्निफिकेंसेस को लेके चलते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व मौजूद हैं। 5 तत्व कौन कौन से? जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, और एक और कौन सा बचा? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। वाटर, फायर, स्पेस, अर्थ, और एक एलिमेंट कौन सा हो गया? पृथ्वी, जल, वायु। हिंदी में तो मैंने पांचों बोल दी, अंग्रेजी में शायद कुछ है। तो इन्हीं पांचों एलिमेंट से सब मिलकर के बने हुए थे। अब इसमें सूर्य और मंगल का तत्व कौन सा है? ये अग्नि तत्व है। सूर्य और मंगल कौन से तत्व से संबंधित हो गए? अग्नि तत्व से संबंधित हो गए। चंद्रमा और शुक्र लिखिए। चंद्रमा और शुक्र जल तत्व के प्लानेट है, वाटरी एलिमेंट है। चंद्रमा और शुक्र वाटरी एलिमेंट है। जुपिटर स्पेस एलिमेंट, बृहस्पति स्पेस एलिमेंट होगा, आकाश तत्व। शनि, सैटर्न, ये वायु तत्व है, एयर एलिमेंट। हाँ, पांचवा था एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट रिपीट करता हूँ। सूर्य और मंगल अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट। सन एंड मार्स, मून एंड मरकरी, मून एंड वीनस। चंद्रमा और शुक्र ये वाटरी एलिमेंट है। जुपिटर स्पेस एलिमेंट होगा, आकाश तत्व। और शनि, शनि वायु तत्व, एयर एलिमेंट। 7 प्लैनेट हो गए। सूर्य, मंगल, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति और शनि। इसके अलावा कोई बचा? राहु और केतु बचा। अगेन अगेन राहु और केतु बचा। मैंने कहा राहु और केतु की तो क्लास ही अलग सर, थी। बुध बुध बच गए। बुध का मतलब साइन क्या है? मून वाटर एलिमेंट। नहीं, बुध बुध सर, बुध। मरकरी, हाँ, मरकरी जो है ना, वो पृथ्वी तत्व है। मरकरी अर्थ एलिमेंट। मरकरी अर्थ एलिमेंट। तो ये हमारे 7 प्लैनेट के क्या हो गए? एलिमेंट हो गए। अब देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि हर एक चीज के अंदर 5 तत्व मौजूद है ना, तो हम कहेंगे हमारे शरीर के अंदर भी 5 तत्व मौजूद है, लेकिन अधिकता किसकी है? अभी में है ना, जैसे सन को अगर हम लेते हैं, कि मान लीजिए कि किसी का लग्नेश सन है, किसी का लग्नेश सन है। ये सब चीजें मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि लग्नेश क्या होता है, कुंडली के अंदर भाव क्या होते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन अगर हम सबसे पहले प्लानिट को ले लें ना, कि अगर सन, तो हमने कहा ना कि सन कौन सा एलिमेंट है? सन फायर एलिमेंट है। तो हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर बना हुआ है, शरीर किससे बना है? हड्डी, रक्त, मज्जा, स्किन, इनसे बना हुआ है ना। बोन्स है, ब्लड है, मांस है, वीर्य है, और स्किन है। ठीक है। तो इन सब के भी अलग अलग तत्व हैं और अलग अलग रूल करने वाले प्लानेट हैं। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे, तो ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको ऐसे रिलेट कर पाएंगे। जैसे पराशर ऋषि ने कहा कि सूर्य जो है उस सूर्य की आंखें शहद के समान है, भूरी आंखें हैं, लंबे चौड़े कद का है, कम बालों वाला है। आशा ऋषि ने सूर्य को कैसे एक्सप्लेन किया कि सूर्य क्या है? शहद जैसी आंखों वाला है, भूरी आंखों वाला, मतलब कम बालों वाला है, लंबे चौड़ा कद का है। तो जब भी आप किसी की कुंडली के अंदर लगन में सूर्य को पाओगे, या लग्नेश का कॉम्बिनेशन सूर्य के साथ में पाओगे, या लग्नेश के ऊपर सूर्य की दृष्टि होगी, फिर लगन कौन है? आप स्वयं हो, आपकी फिजिकल बॉडी है। लगन का मतलब आप स्वयं, आपकी फिजिकल बॉडी। ठीक है।
अगर वहां सूर्य का इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति में सूर्य की प्रेजेंस आपको अवश्य मिलेगी। अब सूर्य की जितनी सिग्निफिकेंसेस है, सूर्य पिता है, सब लिख सकते हैं आप, ठीक। सूर्य क्या है? पिता, फादर को सूर्य से देखते हो। अपने पहले पुत्र को, फर्स्ट सन जो होता है, उसको भी आप सूर्य से देखोगे। सूर्य जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, गवर्नमेंट है, उसको आप सूर्य से देखोगे। सूर्य आपकी इमेज है, आपकी एक जो सोसाइटी में इमेज होती है, ठीक है, वो इमेज है। यानी कि आपका मान सम्मान भी कौन है? वो सूर्य है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति आपको सूर्य वाला दिखेगा तो आप देखना, आप ध्यान देना कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो भी गवर्नमेंट सर्विस में अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, ठीक है, या नेता हैं या कुछ हैं, उनके बाल आपको कम मिलेंगे, या तो बाल होंगे ही नहीं, या बाल बहुत कम मिलेंगे। तो अच्छा सूर्य वाला क्या कहा गया? जिसके बाल कम है, कम बालों वाला। और आशा ऋषि ने छोटे सी 2 लाइन के अंदर बहुत कुछ लिख के दे दिया। तो आप मैक्सिमम लोगों को देखोगे जो गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं और जो अच्छी पोस्ट पे हैं, जो नेता हैं, उनके बाल आपको कम मिलेंगे। आगे से बाल कम मिले या बिल्कुल नहीं मिले। अब जो व्यक्ति खाने में एक्स्ट्रा नमक डाल के खाता है, भले खाने में नमक कैसा भी है, भले खाना कितना भी स्वादिष्ट है, लेकिन उसको नमक की डब्बी तो साथ में चाहिए, ठीक है। तो ये कैसा व्यक्ति है? नमक क्या है? सूर्य। जो नमक है ना भैया, हर चीज में आज से आपको, आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो ना, आपको हर चीज में ग्रह ढूंढना है कि ये चीज मेरे सामने है, तो ये कौन सा ग्रह को रिप्रेजेंट कर रही होगी। भले वो कोई सी भी चीज है, कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट कर रही होगी। नमक क्या है? नमक सूर्य है। अब जिस व्यक्ति को खाने में नमक लगता ही लगता है, वो ऊपर से नमक डालता ही डालता है, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर सूर्य तत्व की कमी है, उसका सूर्य कमजोर है, उसका सन क्या है? कमजोर है। जिसको हड्डी, हड्डी मैंने कहा था, हमारा जो शरीर है वो काय से मिलकर बना हुआ है? हड्डी, रक्त, वीर्य, मज्जा, त्वचा, इन सब से मिलकर बना हुआ है। तो जो हड्डी है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? सन, सूर्य। शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं, तो अगर हड्डी से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम चल रही है, हड्डियां कमजोर है, हड्डियों में दर्द होता है, सूर्य कमजोर, सूर्य कमजोर। अब सूर्य कमजोर होने का मतलब क्या है? एक्चुअली क्या है? उसके शरीर में सूर्य के तत्व की कमी है, और कुछ नहीं। सूर्य कमजोर का मतलब क्या है? शरीर के अंदर सूर्य के तत्व की कमी है उसके अंदर। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए डॉक्टर कैल्शियम की गोलियां देते हैं। पुराने जमाने में जो ऋषि थे, जो वैद्य थे, वो क्या करते थे? वो एक्चुअली रत्नों की भस्म देते थे, रत्नों की भस्म देते थे। अब हमने कहा ना, सूर्य कैसा है? फायर एलिमेंट है। तो हर एक ग्रह की, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कीजिएगा। देखिए, 3 तरह के गुण होते हैं: रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। सतगुण, तमगुण और रजगुण। तो ये जो 9 के 9 प्लानिट है, इनमें भी स्पेशली हर प्लानिट में किसी एक गुण की अधिकता है। वैसे तो सभी में तीनों गुण होते हैं, हमारे अंदर भी तीनों गुण है, सतगुण भी है, तमोगुण भी है, रजोगुण भी है। लेकिन हर प्लानिट में इन तीन में से किसी एक की अधिकता होती है। तो वो भी लिखिए कि कौन से प्लानिट में कौन सा गुण होता है। जैसे सूर्य हो गया, तो सूर्य में सतोगुण है। सूर्य में क्या है? सतोगुण। सतोगुण का मतलब क्या होता है, जानते हैं क्या आप? सतोगुण क्या होता है? सतोगुण का मतलब होता है, सतोगुण वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो, अगर हम अभी इस मॉडर्न डे कंटेक्स्ट में बोले, तो सतोगुण वाला व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाएगा, नॉनवेज नहीं खाएगा, वो शाकाहारी होगा, और वो संतुष्ट होगा। संतुष्ट दिखेगा आपको, उसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, संतुष्ट रहता है, वो सेटिस्फाइड रहता है। तो अगर आपको कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड दिख रहा है, संतुष्ट है, ये कोई डिमांड नहीं कर रहा है फालतू, और ये बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार, सतोगुण। सादा जीवन, उच्च विचार, सतोगुण। जिसकी कुंडली में भी लगन में आपको सूर्य दिख जाएगा, या लगन को सूर्य देख रहा होगा, तो सूर्य कुंडली में अच्छा होगा, सतोगुण वाला व्यक्ति होगा। तो सतोगुण किन किन के अंदर है? लिख लीजिए, सूर्य में है, बृहस्पति में है, चंद्रमा में। सूर्य में मिल जाएगा, बृहस्पति में मिल जाएगा,
चंद्रमा में मिल जाएगा सतोगुण। तमोगुण वाले कौन से प्लानेट है? मंगल और शनि, इनमें तमोगुण। तमोगुण का मतलब क्या होता है? जिस व्यक्ति को जल्दी से एग्रेशन आ जाए, जो एग्रेसिव व्यक्ति हो। एग्रेसिव अगर व्यक्ति कोई हुआ जिसको जल्दी से गुस्सा आ जाता है, जो नॉनवेज भी खाता है, जो ड्रिंक भी करता है, तमोगुण। मंगल और शनि तमोगुण के प्लानेट। रजोगुण किन में है? रजोगुण है बुध और शुक्र में, मरकरी और वीनस में, इनमें रजोगुण। रजोगुण का मतलब क्या होता है? हर तरह की भौतिक सुख सुविधाओं को भोगना। हर तरह की भौतिक सुख सुविधाओं को भोगना वो रजोगुण कहलाता है। बुध और शुक्र में रजोगुण है। हो गए सातों प्लानिट। राहु में भी तमोगुण रहेगा। राहु में भी तमोगुण रहेगा। केतु तो बहुत ही अलग प्लानिट है, उसकी तो पूरी क्लास होगी 2 घंटे की। राहु में तमोगुण रहेगा। लेकिन राहु और केतु के बारे में पराशर ऋषि ने एक चीज कही। राहु और केतु के बारे में क्या चीज कही? कि ये दोनों जहां बैठेंगे, मतलब जिस राशि में बैठेंगे, ये उस राशि के स्वामी की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। ये उस राशि के स्वामी की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, राहु और केतु। तो इनके जो सिग्निफिकेंसेस है और इनके जो गुण है ना, वो डिपेंड करता है कि ये किसके साथ कंजंक्शन में है। इसलिए हम इनके गुणों को लिख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये जिन प्लानेट के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, ये वैसे हो जाते हैं। वायु तत्व है ना, हवा है ना, तो जैसे में मिलेगी वैसे ही हो जाएगी। ठीक है, इसलिए तो कहाँ पर थे हम? कि प्लैनेट्स के अंदर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण वाले प्लैनेट कौन कौन से होते हैं। हमने वर्ण देख ली कि किस प्लैनेट का कौन सा वर्ण है। रजोगुण वाले, तमोगुण वाले और सतोगुण वाले कौन से प्लैनेट होते हैं, और इन तीनों गुणों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण क्या होता है ना। अब जैसे हम सूर्य के ऊपर थे, किसी को हड्डी की प्रॉब्लम है, सूर्य अच्छा नहीं है। सूर्य अच्छा नहीं है, हड्डी की प्रॉब्लम होगी, क्या करें? ये मैंने क्या कहा, पुराने जमाने में ऋषि मुनि और जो वैद्य होते थे, तो वो रत्नों की भस्म बना के देते थे। अब आज के मॉडर्न डे कंटेक्स्ट में क्या बोलेगा कोई एस्ट्रोलॉजर? कि इसको माणिक पहना दो। इस सूर्य को अच्छा करने के लिए कौन सा रत्न है, कौन सा जेम्स है? माणिक है, इसे माणिक पहनाओ। अब जैसे अलग अलग लगन के लिए अलग अलग जेम्स होते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर्स जेम्स सजेस्ट करते हैं कि आप ये जेम्स पहनो, आप वो जेम्स पहनो। ठीक है। अब वो उस बात पर हम आगे जब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे कि किसको कौन सा जेम्स पहनना चाहिए, तब हम डिस्कस करेंगे कि किसको, किस लगन वाले व्यक्ति को कौन सा जेम्स पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए। लेकिन जनरली अगर आपने किसी को ये देखा कि इसको सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई अगर फिजिकल प्रॉब्लम है, तो उसको माणिक आप पहनने के लिए बोल सकते हो। क्या करेगा माणिक? माणिक उसके अंदर के, शरीर के अंदर के सूर्य के तत्व को बढ़ा देगा। क्योंकि कोई भी जो जेम्स होता है, वो उस प्लानेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन आप एक और चीज देखोगे, जैसे ही कोई जेम्स पहनते हैं, जैसे ही आपने कोई जेम्स पहना, तो मान लीजिए आपने सूर्य का रत्न पहन लिया, तो रत्न पहनने से सबसे पहले उस ग्रह के सिग्निफिकेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के सिग्निफिकेंसेस क्या है? सतोगुणी है। इसके अंदर सबसे पहले सतोगुण एक्टिवेट हो जाएगा। सूर्य अग्नि तत्व है, शरीर के अंदर गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी। शरीर के अंदर गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब आपने वात, पित्त और कफ के बारे में सुना होगा। सुना होगा ना? वात, पित्त और कफ, ये 3 तरह की प्रकृति होती है। तो सूर्य की प्रकृति कैसी है? जिसके शरीर में सूर्य की अधिकता है, तो इन तीनों में से कैसी प्रकृति होगी उसकी? उसकी प्रकृति होगी पित्त। पित्त प्रकृति होगी। अगर सूर्य तत्व की अधिकता है, तो पित्त यानी एसिड, यानी एसिड। ठीक है। तो सूर्य तत्व की अगर अधिकता है, तो एसिडिटी आपको होगी। तो जैसे ही आपने जेम्स पहना, तो ये सारी सिग्निफिकेंसेस आपको देखने को सबसे पहले मिलेंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में बढ़ रही है। अब जैसे जुपिटर है, तो पुखराज किसी को भी सजेस्ट कर दिया जाता है, और जनरली पुखराज किसी को नुकसान पहुंचाता नहीं है।
ये जुपिटर का रतन है, बृहस्पति का रतन है पुखराज। तो पुखराज जनरली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो आप जनरली किसी को पुखराज सजेस्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा है, पुखराज क्या करेगा? तो हमने क्या कहा, बृहस्पति का तत्व कौन सा है? वायु तत्व है। सबसे पहले वो वायु तत्व को एक्टिवेट करेगा आपकी बॉडी के अंदर, एयर एलिमेंट को एक्टिवेट कर देगा, यानी इसकी अधिकता को बढ़ा देगा। तो जुपिटर का कौन सा प्रकृति है? वात। वात, वात पित्त कफ तीन होते हैं ना, तो जुपिटर की प्रकृति कौन सी हो गई? वात। वात प्रकृति का। तो जब भी आप किसी की कुंडली में लगन में या लग्नेश से संबंध देखोगे, जुपिटर का संबंध देखोगे, और किसी नाड़ी देखने वाले, आपने किसी नाड़ी देखने वाले डॉक्टर को है ना, या वैद्य को दिखाया, तो कहेगा इसकी प्रकृति वात है। वो नाड़ी देखकर बताएगा, आप कुंडली देख के बता दो कि इसकी प्रकृति क्या आएगी, वात आएगी, पित्त आएगी, या कफ आएगी। चंद्रमा और शुक्र की प्रकृति कफ होती है, लिख लीजिए। चंद्रमा और शुक्र, वीनस और मून, इनकी प्रकृति क्या है? कफ प्रकृति है। यानी अगर लग्नेश का संबंध या लगन में चंद्रमा है, ठीक है, तो इस व्यक्ति की प्रकृति कैसी होगी? कफ वाली प्रकृति होगी, सर्दी वाली। ठीक है, कफ ज्यादा बनता होगा इसको। तो सूर्य और मंगल ये दोनों पित्त वाले हैं, एसिडिटी वाले हैं। चंद्रमा और शुक्र कफ वाले हैं। जुपिटर मैंने कहा वात प्रकृति वाला है। शनि जो है वो भी वात प्रकृति वाला है, शनि भी। सैटर्न भी वात प्रकृति है, सैटर्न की। कौन सा प्लानेट बचा है? सूर्य हो गए, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, हो गए सारे, सातों प्लानेट। इन वात किसकी है, पित्त किसकी है, कफ किसकी है? तो व्यक्ति के अंदर किसकी ज्यादा अधिकता होगी, ये आप उसकी कुंडली से देख सकते हो। हमने क्या कहा, सब कुछ जो देखना है आपको, ये जो नेचर है, ये काय से देखना है? लगन से देखना है कि लग्नेश कौन है, या लगन में कौन सा प्लानेट बैठा है, या लग्नेश का रिलेशन कौन से वाले प्लानेट से बन रहा है। तो आपने प्लानेट के सिग्निफिकेंसेस देख रहे हैं आप, इसको नोट करते जाना आप सारी पॉइंट्स को। अब जहां तक हम पहुंच गए, जहां तक हम पहुंच गए, तो हमने वात पित्त कफ देख लिया, हमने वर्ण देख लिया, हमने उनके तत्व देख लिए कि कौन से प्लानेट का तत्व कौन सा है। अब ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो, जब आप उसकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करते हो, तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस व्यक्ति को अगर प्रॉब्लम आई, फिजिकल हेल्थ में कोई इशू आया, तो वो कौन सा इशू आ सकता है। चार्ट में ये देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इसको कौन सा इशू आ सकता है। और इस व्यक्ति का जो नेचर है, रजोगुणी है या तमोगुणी है या सतोगुणी है, ये पता लग जाएगा भाई खाने पीने वाला व्यक्ति है या शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति है। ठीक है कि नहीं? इंटरेस्टिंग चीज है बहुत ही। प्लानेट को देखना है आपको कि लगन में कौन सा प्लानेट है। ठीक है, अब अपने मेन पॉइंट्स पर हम आते हैं कि ये लगन वगैरह सब चीजें क्या होती है। लेकिन इतना देखिए, आपको पता है कि 12 राशियां होती है। अभी जो 12 राशियां हैं एक्चुअली क्या है? देखिए, हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव हैं सभी, और पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं जो सजीव हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, प्लांट्स हों, ट्रीज हों, जितने भी हों, वो भले ही समुद्र में रहते हों, जल में रहते हों, पृथ्वी पर रहते हों या वायु में रहते हों, उन सभी पर इन सभी प्लानेट का इफेक्ट पड़ता है। तो जिस प्रकार से हमारी कुंडलियां होती है, वैसी सभी की कुंडलियां भी होती है। अब इसमें ये जो 12 राशियां हैं, 12 राशियों का अर्थ क्या है? अब एक्चुअली पृथ्वी के चारों तरफ ये प्लानेट बिखरे हुए हैं 360 डिग्री, तो 360 डिग्री, इन 360 डिग्री में 12 जोन डिवाइडेड किए। पराशर ऋषि ने क्या माना कि ये जो 360 डिग्री है अर्थ के अराउंड, ठीक है, इसको 12 अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया। तो जब आप 360 को 12 डिफरेंट जोन में डिवाइड करोगे, तो आपको 30 डिग्री का एक जोन मिलेगा, 30 डिग्री का एक जोन मिल जाएगा, है कि नहीं? 30 × 12 करेंगे 360 डिग्री आएगा। तो एक 30 डिग्री का जो जोन मिला बना, वो एक राशि कहलाएगा आपका। ठीक है, तो 12 राशियां जिनके नंबर सीक्वेंस वाइज मेष से लगा के तो मीन तक होते हैं। ठीक है, वो नंबर आपको बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखने हैं। तो जो कुंडली में नंबर लिखे होते हैं ना, 1 2 3 4 5, एक्चुअली वो क्या है? राशि के नंबर है। ठीक है, तो मेष राशि एक नंबर, वृषभ 2, मिथुन 3, कर्क 4, सिंह 5, कन्या 6, तुला 7,
वृश्चिक 8, धनु 9, मकर 10, कुंभ 11 और मीन 12। तो जो नंबर लिखे हैं वो नंबर 1 से लेके 12 तक क्या है, राशियों को यानी साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियन, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसिस। 1 से लेके 12 राशियां। तो अब हम राशियों के नाम लेने की बजाय सिर्फ नंबर ही ले देंगे, तो आपको याद रहना चाहिए कि ये नंबर इस राशि का होता है। ठीक है, तो जो वो 12 जोन है वो एक्चुअली क्या है, 12 राशियां हैं। अब हम राशियों को डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी हम इतना समझ रहे हैं कि 12 राशियां होती हैं। हर राशि के स्वामी है, हर राशि के स्वामी है। तो स्वामी कौन है, मैंने क्या कहा, हर चीज हमको प्लैनेट से देखना है। सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग वी विल स्टडी फ्रॉम प्लैनेट्स। तो हर राशि का कोई ना कोई स्वामी एक प्लैनेट होता है। आप लिख लीजिए। देखिए, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी के जितने पांचों प्लैनेट है, राहु केतु को हटा दीजिए, 7 प्लैनेट। ठीक है, एज पर पराशरी वैदिक ज्योतिष, 7 प्लैनेट जो है, सूर्य और चंद्रमा को हटा के हर प्लैनेट के पास दो दो राशियां हैं। ठीक है, कितनी राशियां, दो दो राशियां। अब राशि नंबर 1 जो है यानी मेष राशि, उसका स्वामी कौन है, मंगल, लिख लो। 1 नंबर की राशि एरीज साइन, उसका स्वामी कौन है, मंगल है। 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, स्वामी कौन है, वीनस यानी शुक्र। 3 नंबर की राशि कौन सी है, जेमिनाई यानी मिथुन, स्वामी कौन है, बुध, मरकरी। 4 नंबर की राशि कर्क, कैंसर, स्वामी कौन है, चंद्रमा, चंद्रमा। 5 नंबर की राशि सिंह, लियो, स्वामी कौन, सूर्य। 6 नंबर की राशि कन्या, स्वामी कौन, बुध, मरकरी अगेन। 7 नंबर की राशि तुला यानी कि लिब्रा, उसका लॉर्ड कौन, वीनस, शुक्र। 8 नंबर की राशि स्कॉर्पियन, वृश्चिक राशि, स्वामी कौन, मंगल, मार्स। 9 नंबर की राशि धनु, सेजिटेरियस, स्वामी कौन, बृहस्पति, जुपिटर। 10 नंबर की राशि मकर, स्वामी कौन, शनि, कैप्रिकॉर्न के स्वामी शनि। 11 नंबर की राशि है कुंभ, इक्वेरियस, उसके स्वामी भी शनि। 10 और 11 इन दोनों राशियों के स्वामी है शनि, सैटर्न। और लास्ट 12 नंबर की राशि मीन, पाइसेस, स्वामी कौन, जुपिटर, बृहस्पति। तो आप देखेंगे, देखो 1 नंबर और 8 नंबर स्वामी कौन है, लॉर्ड मंगल। 2 नंबर और 7 नंबर कौन है, लॉर्ड वीनस। 3 नंबर और 6 नंबर कौन है, लॉर्ड मरकरी। 4 के लॉर्ड चंद्रमा, 5वें के लॉर्ड सूर्य। 10 और 11 के लॉर्ड शनि। 9 और 12 के लॉर्ड जुपिटर। वो भी 12 राशि। ठीक है, अब लिखिए कि ये जो राहु और केतु है ना, तो 11 नंबर की जो राशि होती है ना कुंभ, स्वामी कौन है उसके, शनि, लेकिन उसके को लॉर्ड जो है वो राहु को माना गया। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि का को लॉर्ड राहु को माना गया। और उसी तरीके से जो वृश्चिक राशि है स्कॉर्पियन, उसका को लॉर्ड केतु को माना गया। को लॉर्ड केतु है। ये तो बात हुई जो ग्रंथ में लिखी है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि हम इसको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करके, कुंडलियों के ऊपर अध्ययन करके, देखिए मैं कुछ चीज आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ तक तो ठीक है आपने पढ़ा अभी, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपसे ना बोलना भूल गया। क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ज्योतिष का अध्ययन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज, ज्योतिष भविष्य बताने के लिए नहीं बना, ये आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं बना। इस साइंस की हेल्प से आप अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट तो कर लेते हो कि क्या होने वाला है, लेकिन ये बना इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है।
अब ये एक्चुअली फिर किसके लिए बना है? ज्योतिष बना है तो ये बहुत ही डीप साइंस है। आप स्वयं क्या हो, आपकी डेस्टिनी क्या है, आपको अपने जीवन में कैसे रहना है, आपको अपनी फैमिली के साथ कैसे रहना है, अपने सोशल सर्कल में कैसे रहना है, अपनी मैरिज लाइफ में कैसे रहना है, बुढ़ापे में कैसे रहना है, यंग एज में कैसे रहना है, प्रोफेशन क्या चूज करना है। आपको खुद को जानने के लिए ये सब बना है एक्चुअली, किसी दूसरे को बताने के लिए नहीं बना है। ठीक है? दूसरे को बताने के लिए नहीं बना है, आपको खुद को जानने के लिए बना है कि ये क्यों करना है मुझे और किस लिए करना है और ये सब क्या हो रहा है। ये सब चीजें जो हो रही ना ये क्यों हो रही, मेरे साथ ये सब चीजें हो रही क्यों हो रही, किसी और के साथ ये चीजें हुई है तो क्यों हुई। तो मैंने वहां पे पॉज लिया ना जब मैंने बताया कि राहु कुंभ का कोलॉर्ड है और केतु वृश्चिक का कोलॉर्ड है। मैं अपने एक्सपीरियंस से जो देखता हूँ कुंडलियों को, तो मुझे राहु जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि का भी कोलॉर्ड समझ में आता है कि राहु मिथुन राशि का भी कोलॉर्ड और केतु वृश्चिक के साथ साथ जो जुपिटर की राशि होती है 9 नंबर की राशि धनु राशि, उसका भी कोलॉर्ड होता है। तो ये भी आप लिखें, जब भी आप कुंडलियों का अध्ययन करना सीखेंगे ना तो आप पाएंगे कि हाँ राहु जो है वो बहुत फ्रेंडली होता है 3 नंबर की राशि के अंदर और केतु 9 नंबर की राशि में बहुत फ्रेंडली होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब तक आप ज्योतिष को पूरी तरीके से पढ़ ना लें, फंडामेंटल जो आप पढ़ रहे हैं वैदिक ज्योतिष, ठीक है, बेसिक, जब तक पूरी तरीके से पढ़ ना लें और जब तक हम आपको परमिशन ना दे दें तब तक आप किसी की प्रिडिक्शन नहीं देंगे। ठीक है? थोड़ा बहुत अगर हमें कुछ आ गया तो हम पढ़ के और बताने लगे कि ऐसा है वैसा है, नहीं। हमने कहा सूर्य लगन में, अच्छा हमें आज पता चला सूर्य लगन में होता है तो ऐसा होता है ना। प्रिडिक्शन किसी को भी, आप सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कुछ करें, आप जानने के लिए लोगों से 10 बातें पूछें, आप अपनी कुंडली पे अप्लाई करें, आप अपने रिश्तेदारों की कुंडली पे अप्लाई करें, जिनकी कुंडलियां होती है उन पे अप्लाई करें, देखें, ऑब्जर्व करें, सीखें। लेकिन किसी को भी प्रिडिक्शन तब तक नहीं देना जब तक कि आप पूरी तरीके से सीख नहीं जाते, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। अगर कोई एक थ्योरी आपको बताई तो केवल उस एक लाइन पे या एक थ्योरी पे सब कुछ नहीं हो जाता। हमने कहा मंगल केतु है इसका तो डिवोर्स हो जाएगा लड़की का, नहीं नहीं भाई, सिर्फ मंगल केतु साथ में होने से डिवोर्स नहीं होता। बहुत सारी चीजें देखनी होती है, सेवंथ लॉर्ड कहाँ है, सेवंथ हाउस कैसा है, उसकी दशा आ गई या अब आएगी, आगे गोचर में ट्रांजिट में प्लानिट कहाँ घूम रहा होगा देखेगा तो होगा या नहीं होगा। तो खाली मंगल केतु देख लिया और किसी को बोला अगर कि यार तुम्हारा तो डिवोर्स हो जाएगा, गलत चीज हो जाएगी। ठीक है? तो केवल एक चीज कोई देख करके कुछ भी प्रिडिक्शन हमें नहीं देना है जब तक कि हम कंप्लीटली साइंस को समझ नहीं जाते, है ना। और मैंने कहा कि ये भविष्य बताने के लिए नहीं है तो फिर किस चीज के लिए है? एक्चुअली ज्योतिष जो बना है ना ये भविष्य बनाने के लिए है। हाँ, भविष्य बताने के लिए। एस्ट्रोलॉजी मेक्स योर फ्यूचर। अब आप कहेंगे सर फ्यूचर हम खुद बनाते हैं क्या? आपको डाउट तो हो ही सकता है ना कि फ्यूचर हम खुद बनाते हैं क्या, ये हमारा डिस्टाइंड होता है फ्यूचर। थोड़ा सा आप सोच के बता सकते हैं क्या, आपका क्या एक्सपीरियंस है, अनम्यूट कर सकते हैं और बता सकते हैं क्या आप क्या सोचते हैं, आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है। क्या फ्यूचर फिक्स होता है या फ्यूचर को चेंज किया जा सकता है? एज पर एस्ट्रोलॉजी तो मैं आपको आंसर करूंगा ही। आपका खुद का नॉलेज क्या कहता है, क्या फ्यूचर चेंज हो सकता है या नहीं? सर सही, कर्मों से किया जा सकता है, पर थोड़ा मुश्किल होता है, बोल सकते हैं। किया तो जा सकता है लेकिन मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि मतलब जैसे वो नक्षत्र और ये सारी चीजें ऐसी बनी रहती है कि वो नहीं होने देगी, पर आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो तो मे भी हो जाए, मुश्किल होता है। सुनील जी आप बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर तो चेंज नहीं कर सकते, बट ये हो सकता है कि चीज़ें जो जिस तरह से आने वाली हैं उनको हम कुछ अपने अलाइनमेंट करके मैनेज कर सकते हैं उसको, ऐसा मुझे लग रहा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है? जी। चलो। आपकी कुंडली जब आप पैदा हुए तो बन गई एक फिक्स है, ठीक है, कि यहाँ ये प्लानेट बैठा, यहाँ ये प्लानेट बैठा, यहाँ ये प्लानेट बैठा।
ठीक है। पराशर ऋषि क्या कहते हैं? पराशर ऋषि ये कहते हैं कि आपकी जो प्रारब्ध है, जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपकी कुंडली में भाई हो गई कि ऐसा ऐसा है, ये दशा आपको तब तक मिलेगी, ये घटना है आपके साथ में घटित होना है। तो एक जो मत है वो ये है कि आप डेस्टिनी तो नहीं बदल सकते, आप अपना प्रारब्ध तो चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स है। इसका मतलब आप अपना जो आने वाली घटना है, मतलब कहने का ही कि जिसको हम बोले फ्यूचर है, उसको आप बदल तो नहीं सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन ये इंडिपेंडेंसी, ये स्वतंत्रता आपको ईश्वर ने दी है कि आप वहां तक जाने का रास्ता बदल सकते हो। आप बात को समझे, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, आपकी डेस्टिनी पॉइंट बी है, ये फिक्स है। आपकी लाइफ की जर्नी पॉइंट ए से स्टार्ट हुई, जाना आपको पॉइंट बी तक है। तो ये पॉइंट बी तो फिक्स है कि यहीं तो जाना ही है। लेकिन ये ए से लेके बी तक जाने का जो रास्ता है ना, इस रास्ते को आप थ्रू एस्ट्रोलॉजी, थ्रू अलाइनमेंट बदल सकते हो। अब आप वो रास्ता चूज कर सकते हो जो अच्छा है भाई, जिसमें गड्ढे नहीं है, जो स्ट्रेट है, जो बिना किसी अप्स एंड डाउन्स के सीधे सीधे भी जा सकता है। यानी अपने अकॉर्डिंगली आप वो पाथ चूज कर सकते हो जो आपके लिए सूटेबल है, जहां आपको प्रॉब्लम कम आएगी। ये इंडिपेंडेंसी एस्ट्रोलॉजी ने आपको दी हुई है। अब वो कैसे जाओगे? ठीक है, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में बैठोगे तो उसे कई घंटों लग जाएंगे ये सब निकालने के अंदर। तो सबसे बेस्ट वे क्या होती है? खुद सीखो, फिर खुद का दिमाग लगाओ, खुद ही सीखो और खुद का दिमाग लगाओ कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको किस तरीके से अलाइन कर सकता हूँ। कि मेरी डेस्टिनी तो फिक्स है, ऐसा तो होना है, ऐसा तो होगा। ठीक है, जैसे नीलेश मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि ऐसा कुछ चीजें होंगी, तो तुम ये चीजें ना करो, इस चीजों पे ना करो, और ऐसी ऐसी चीजें कुछ हो सकती है, ठीक है, कुछ। तो फिर हमने क्या किया कि हमने यही करा कि हमने उस प्लानिट को क्या कर दिया, अलाइन कर दिया जो हमें दिक्कत देने वाला था। ठीक है, मैं काम भी उसी पे करता हूँ, और हम मैं आपको सिखाऊंगा भी काम उसी पे करना है। कैट बोलते हैं कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक। कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक, तो जैसे हम कहते हैं कि हम अपने कर्मों के थ्रू अपने फ्यूचर को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, डाइवर्ट तो हम कर ही सकते हैं, इतना हम कर लेंगे। ठीक है, इतनी हम एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली हमें ये सिखाती है कि कहीं जहां हम जा रहे हैं, या जो हमारा प्रोफेशन है, जो हमने चूज कर रखा है, जो हम कर रहे हैं एज ए, कहीं वो हमारी डेस्टिनी से जस्ट अपोजिट तो नहीं है। ठीक है ना, कि उसके ठीक अपोजिट तो नहीं जा रहे हैं। ये सब हम जरूर कर सकते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, एस्ट्रोलॉजी जो है, जब भी आप करें, अभी आप सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, दैट्स वेरी गुड। जब आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ज्योतिष शास्त्र करते हैं, तो पराशर ऋषि ने स्टार्टिंग में बोल दिया है। अगर बृहद पराशर पूरा शास्त्र आपके पास में बुक है, या अगर सॉफ्ट कॉपी की भी अंदर है, तो अगर आप उसको पढ़ेंगे, तो पराशर ऋषि क्या कहते हैं कि ये किनको सिखाना चाहिए, किनको सिखाना चाहिए? जो सीधा साधा व्यक्ति है, या जो आपका शिष्य है, आप उसको सिखाओ। आप किसी भी अनैतिक व्यक्ति को या गलत व्यक्ति को ज्योतिष शास्त्र मत सिखाओ, नहीं तो वो अनर्थ कर देगा, नहीं तो वो अनर्थ कर देगा। और इस शास्त्र का उपयोग अगर किसी ने स्वयं के फायदे के लिए किया, क्योंकि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, हजारों साल पुराना ये साइंस है, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, और बहुत ज्यादा एक्सप्लोर्ड है एक्चुअली, और बहुत ज्यादा क्या हो गया, रिफाइंड हो गया है ना। कुछ चीजों का अर्थ का अनर्थ भी हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा आपको क्या का क्या हो गया है, और कई एस्ट्रोलॉजर किसको क्या चीज से रिलेट करके और कैसे कैसे बता देते हैं। तो कई बातों में ये अर्थ का अनर्थ भी हुआ है, लेकिन आज भी ये साइंस अगर जिंदा है तो वो सिर्फ एक वजह से जिंदा है कि इसको किसी ने भी पैसा कमाने के उद्देश्य से, है ना, या पर्सनल केवल एक ग्रोथ के उद्देश्य से नहीं किया। अगर आपने इसको इंटेंशनली, बहुत प्योर इंटेंशन से किया है, किसी के लिए सेवा के रूप में अगर किया है, तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर आप इसके डीप साइंस में जा पाओगे, तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी, इसको बोलते हैं ना सिद्धि। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब ऐसा कुछ नहीं, एस्ट्रोलॉजी का मतलब आपके पास में एक सिद्धि भी होना चाहिए। इसमें से एक होती है वाक सिद्धि। आपने किसी को अगर कुछ बोल दिया, आपने अगर किसी को कुछ बोल दिया,
वो चीज उसके साथ में होगी। अगर आपके पास में वाक सिद्धि है, वाक मतलब बोलना, आपकी वाणी जो है, वाणी में अगर सिद्धि है तो जो आपने बोल दिया वो चीज उसके साथ में होगी। और इसके भी कॉम्बिनेशन होते हैं चार्ट में, पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा कि सेकंड हाउस से अगर लिंक हो जाए, केतु लिंक हो जाए, या बृहस्पति लिंक हो जाए, या द्वितीय भाव को बृहस्पति देख रहा हो, जुपिटर जैसा प्लानिट देख रहा हो, है ना, तो आपके पास में वाक सिद्धि होती है। लेकिन पराशर ऋषि क्या कहते हैं, अगर आपको ज्योतिष में बहुत अंदर तक जाना है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा डीप जाना है, तो आप कौन से तत्व की साधना करो। 5 तत्व होते हैं ना, कौन से तत्व की साधना करो। आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट, इसकी साधना करो। स्पेस एलिमेंट की साधना करो, आकाश तत्व। और जहां तक मैं समझता हूँ, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, ये जो 4 होते हैं ना, फायरी एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, इसको तो सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो स्पेस एलिमेंट होता है, ये क्या होता है, आकाश तत्व क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग में से कोई एक्सप्लेन करेगा कि आकाश तत्व क्या होता है, स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट क्या होता है, फिर हम इस क्लास को नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। स्पेस एलिमेंट बताइए। आकाश तत्व, भाई जल तत्व आपको मालूम है, पानी जैसा जो होता है। जल तत्व हमारे शरीर में खून के रूप में, रक्त के रूप में, जल के रूप में जो भी हो, जल तत्व है। अग्नि का मतलब क्या है, हमारे शरीर के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर है हमारा है। उस टेम्परेचर से अगर कम हुआ टेम्परेचर तो भी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, और अगर ज्यादा हो गया तो हम उसे बुखार कहते हैं, ज्वर कहते हैं, तो भी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो अग्नि तत्व है, जल तत्व है। वायु तत्व का मतलब क्या है, जो सांस हम लेते हैं ऑक्सीजन के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो एयर एलिमेंट है, वायु है। अच्छी वायु जाती है, खराब वायु बाहर आती है। जल हुआ, अग्नि हुआ, वायु हुआ। पृथ्वी तत्व का मतलब क्या है, जो फिजिकल बॉडी हमारी जो दिख रही है, जिसको हम टच कर सकते हैं, ये पृथ्वी तत्व है, मांस के रूप में जो है, हड्डी के रूप में जो है। स्पेस एलिमेंट क्या है, आकाश तत्व क्या है, आप लोग जानते हैं, एक्चुअली क्लिक नहीं कर पा रहे। स्पेस एलिमेंट कौन सा होगा, बड़ा सिंपल है। अच्छा मुझे ये बताइए, बाकी के 4 एलिमेंट क्लियर है क्या। हाँ जी। जल है ना, वायु, अग्नि, पृथ्वी। आकाश क्या है, स्पेस एलिमेंट। सर अनिल जी। मन से रिलेटेड तो नहीं सर ये, मन या ब्रह्मांड से रिलेटेड तो नहीं आ रहा है कुछ ये, क्या। मन या ब्रह्मांड जिसको कि हम कनेक्ट नहीं कर पाते, टच नहीं कर पा रहे, ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट हमारे कनेक्शन में नहीं आ रही है, ऐसा कुछ। चलिए, जब भी हम नाम लेते हैं ना स्पेस, तो हमें एक ही चीज समझ में आती है, ब्रह्मांड, आकाश। क्योंकि आकाश तत्व बोलते हैं तो हम ऊपर देखते हैं, अच्छा आकाश ऊपर है। पता है क्यों बोलते हैं आकाश ऊपर है। आकाश का सिंपल मतलब है खाली जगह, ब्लैंक स्पेस। आकाश तत्व का मतलब क्या है, ब्लैंक स्पेस, जहां कुछ नहीं है, स्पेस एलिमेंट। तो अब ये बताइए, हमारे आसपास स्पेस एलिमेंट नहीं है क्या, आकाश तत्व नहीं है क्या, अरे बहुत मात्रा में मौजूद है। हमें पता है, एक एटम के अंदर 99% स्पेस खाली होता है, साइंस के स्टूडेंट है तो पता ही है। एक एटम के अंदर, परमाणु के अंदर 99% जगह खाली होती है, केवल 1% जगह में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है। और ये सब में है, आपके शरीर में, हमारे शरीर में जितनी चीजें हम देख रहे हैं हमारे आसपास, सब में है, खाली जगह है। और आकाश में भी ऊपर बोलते हैं आकाश तत्व, तो आकाश को ऊपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सब खाली है, कुछ भी नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं, आकाश बोलते हैं तो हम ऊपर देखते हैं। स्पेस एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट तो हमारे चारों तरफ है, हमारे शरीर के अंदर के जो अणु परमाणु है ना, तो 2 परमाणु जो जुड़ के अणु बनाते हैं, या 2 से ज्यादा जो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उनके बीच में भी बहुत सारी जगह खाली होती है, लेकिन हमें दिखती नहीं है। दिखती नहीं है ना, तो बस हर खाली जगह, अब जैसे हमारे बीच में भी जो हवा है ना, अब हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो बहुत दूर दूर होते हैं, फैले हुए होते हैं, तो बीच में तो खाली जगह ही है। वही तो क्या है, वो खाली जगह ही तो क्या है, आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट तो अच्छा ज्योतिष करने के लिए आपको स्पेस एलिमेंट की सिद्धि प्राप्त होना चाहिए। साधना किसकी करनी है, स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व की। अब आकाश तत्व की साधना कैसे करें, एकांत में जाएं, एकांत में जाएं और ध्यान करें। तो देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होंगे।
कि कोई ना कोई, जिसको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं, जब कुंडली देखना आप सीख जाओगे तो आप अपनी कुंडली से स्वयं का इष्ट देव कौन है ये आप स्वयं ही निकाल लोगे। ठीक है, मुझे भी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम तो सिखाएंगे आप। ठीक, तो आप अपनी कुंडली से आपका इष्ट देव कौन है, यानी आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, किसके मंदिर जाना चाहिए, वो आप खुद निकाल सकते हो। तो वो जब भी निकालोगे तब निकालोगे, लेकिन अभी भी कोई ना कोई तो आपके इष्ट देव होंगे इसमें, तो आप उनकी आराधना जरूर करो। कम से कम 11 मंत्र उनके बोल लो। ठीक है, जिनको भी आप क्या करते हो इष्ट देव मानते हो, और कम से कम, ज्यादा नहीं तो 5 से 10 मिनट ध्यान जरूर करो। तो ध्यान का मतलब है कंसंट्रेशन, एक जगह होना चाहिए, कंसंट्रेशन एक जगह होना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि अगर आप आज इस क्लास तक आ गए हो, अगर आप आज इस क्लास तक आ गए हो, आपने एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुना है, एस्ट्रोलॉजी ने आपको चुना है। तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हर कोई नहीं कर पाता, कितनी भी कोशिश कर ले नहीं कर पाता है। अगर वो जुड़ भी गया तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, एस्ट्रोलॉजी उसे अलाउ नहीं करती है। हम ये सोचते हैं कि मैंने ज्योतिष को चुना है, नहीं भाई, ज्योतिष ने तुमको चुना है। तो जब तक ये अलाउ नहीं करता है किसी को कि वो करे ज्योतिष और वो पढ़ाई करे और वो उसका अध्ययन करे, ठीक है, तब तक पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो जितना आपने आज स्टडी करा है, ठीक है, अब वैसे मेरा ये था कि हर वीक में हम एक क्लास लेंगे, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है कि वीक में हम मिनिमम 2 क्लास कर लिया करेंगे। ठीक है, जैसे आज हमारी एक क्लास में, नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली मैं, चूंकि स्टार्ट तो हो गया है, अब हम किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं उसको, एक अच्छे टाइम में शुरू तो हो चुकी है हमारी क्लास। तो मैं नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को लूंगा। फिर हम वीकली 2 क्लास डिसाइड करेंगे, मे बी एक क्लास थर्सडे और दूसरी क्लास सैटरडे को होगी, या ये भी हो सकता है एक क्लास ट्यूसडे और एक क्लास हम सैटरडे को लें। ठीक है ना, तो जो भी शेड्यूल होगा मैं अपने ग्रुप में सेंड करूंगा। ठीक है, तो उस शेड्यूल को फिर हम फॉलो करेंगे, है ना। तो आज जितना भी आपने स्टडी किया है, जितने आपने नोट्स बनाए, उसको आपका सिर्फ इतना काम रहेगा, उतना कम से कम क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है एक बार पढ़ के। कौन से प्लानेट का कौन सा वर्ण था, किसका कौन सा एलिमेंट था, कौन सी राशि का स्वामी कौन था। अभी हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, अभी हमने बस इतनी थोड़ी सी चीजें पढ़ी हुई है ना। और एस्ट्रोलॉजी हमें क्यों करनी है, क्यों नहीं करनी है, एस्ट्रोलॉजी करने के लिए क्या चीजें जरूरी है। जब भी हम एस्ट्रोलॉजी करने बैठे, हमारे अंदर सतोगुण होना चाहिए, तो हम अच्छे तरीके से, सही ढंग से उस साइंस को पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। प्रिडिक्शन करने बैठेंगे तब तो बात ही अलग है, फिर तो होना ही चाहिए वो सारी चीजें, ठीक है ना। लेकिन पढ़ते टाइम भी, पढ़ने के लिए बैठते टाइम भी हमारे अंदर वो चीजें होनी चाहिए, है। और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कुछ मंत्रास बताऊंगा, और मंत्रों के पीछे का जो कुछ साइंस होता है ना, तो उनको जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे का कुछ साइंस होता है, वो साइंस भी मैं आपको पहले सिखाऊंगा और फिर हम प्रॉपरली एस्ट्रोलॉजी को क्या आगे फ्लो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक राशि जो होती है, 1 से लेकर के 12 राशि, हर राशि के क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, 12 भाव हैं, उन 12 भावों के क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, 9 प्लानेट है, उन 9 के 9 प्लानेट के क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं। और फिर मैं आप ही से पूछूंगा कि ये चीज है, इसको आप कौन से प्लानेट से रिलेट करके देखते हो, ये आदमी है, इस आदमी को आप कौन से प्लानेट से रिलेट करके देखते हो ठीक है, सेलिब्रिटी है, तो सेलिब्रिटी को आप कौन से प्लानेट से रिलेट करके देखते हो। तो सबसे पहले आपको प्लानेट खुद पता होने चाहिए कि इस प्लानेट, ये प्लानेट के सिग्निफिकेंसेस ये होते हैं, ऐसे होते हैं। तो भाई ये पर्टिकुलर व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ, तो मैं इसको कौन से प्लानेट से रिलेट करके देखता हूँ, मैं इसको मंगल से रिलेट करके देखूंगा, या मैं इसको केतु से, या मैं इसको सूर्य से, कैसे रिलेट करके देखूंगा। ठीक है, ये हम समझेंगे। स्टार्ट करेंगे सूर्य से। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सूर्य से। ये सबसे पहले ना आपको ग्रह पता होना चाहिए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, कुंडली देखना, ज्योतिष सीखना, मतलब ग्रह को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना, ग्रह को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। जब आप किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हो, तो वो व्यक्ति जहां जाके बैठेगा, दोस्त के घर जाके बैठेगा या दुश्मन के घर जाके बैठेगा, तो वो क्या कर सकता है, आप ये सोच सकते हो कि वो क्या कर सकता है। जब वो एक्टिवेट हुआ, तो वो क्या करेगा वहां पे बैठ के, बात समझ गए, ठीक है। और एज पर स्ट्रेंथ, एज पर स्ट्रेंथ, उसके अंदर बल कितना है। सिर्फ ये नहीं कि हाँ वो ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, उसके अंदर ताकत कितनी है करने की, बल कितना है करने का,
फल कैसे देखेंगे, और इम्पोर्टेंट चीजें स्किप हो गई मेरे दिमाग से, शायद मैं क्या बोलने वाला था आपको, मैं कुछ बताने वाला था आपको बहुत इम्पोर्टेंट, कि माइंड से स्किप हो गया, डाइवर्ट हो गया उस तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए अपन इतना ही सीखेंगे, ठीक है। ओके, तो ऑल द बेस्ट, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। जैसे अगर आपके कुछ डाउट्स हैं वो आज की क्लास के, तो वो आप पूछ सकते हो, ज्यादा हमने कुछ पढ़ा नहीं। एक चीज़ मुझसे मिस हो गई है, शायद आपने वात पित्त कफ में बुध के बारे में कुछ बताया था, तो हम मिस कर गए हमने इसके बुध। बारे में, मरकरी, मरकरी, हाँ मरकरी किस कैटेगरी में आता है वात पित्त कफ में? जस्ट